students, this is the 7th video in the chapter of alcohol and phenol. तो बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी की थी एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल और उसमें काफ़ी डिटेल में स्टडी की कि फिनॉल की एसिडिटी का क्या कारण है, रिजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन क्या है, फिनेट आयन या फिनॉक्साइड आयन जो होता है रिजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन शो करके ये बताता है कि भाई वो फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल है। तो अब फिनॉल में क्या होता है, रिजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन का स्ट्रक्चर फॉर्म हो नहीं पाता, उसमें स्टेबिलिटी होती नहीं है। तो अब फिनॉल चाहता है कि वो कैसे भी फिनेट या फिनॉक्साइड आयन में बदले और उसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया था एसिडिटी ऑफ फिनॉल। यू शुड हैव टू फॉलो द प्रीवियस वीडियो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो फॉर द फर्दर स्टडीज। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल में। अब एसिडिक नेचर तो हमें पता चल गया, अब हम ये पता करेंगे कि कौन कौन से ग्रुप एसिडिक नेचर को अफेक्ट करते हैं, कौन एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं, कौन एसिडिटी को घटा रहे हैं, उनका ऑर्डर क्या है। और साथ ही साथ बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं फिनॉल में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं, उनको हमको पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। आपको बस ये ध्यान देना है कि पढ़ते समय लिखना जरूर है। अगर आप लिख के पढ़ेंगे तो बहुत सरल लगेगा आपको, स्टोरी जैसे सुनने से बहुत फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि फिनॉल का एसिडिक बिहेवियर क्या है, क्यों एसिडिक बिहेवियर आता है, रिजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन क्या है। अब हम आगे बढ़ें और ये देखें कि फिनॉल में अलग अलग ग्रुप का क्या इफेक्ट है। तो हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स इन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल की एसिडिटी में ग्रुप का इफेक्ट क्या है। आप यहाँ जो कंसेप्ट सीखेंगे यही कार्बोक्सिलिक एसिड में, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अप्लाई होगा, इसलिए बहुत सीरियसली सीखना है आपको। आप ग्रुप को दो कैटेगरी में बांट लो, ऐसे ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं और ऐसे ग्रुप जो माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं। और प्लस आई और माइनस आई से ही पूरा समझना और सीखना सरल होता है। जनरली हम ये जानते हैं कि जो एल्किल रेडिकल्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं और माइनस आई इफेक्ट में बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, जैसे नाइट्रो, साइनो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्सी, एल्कोक्सी, है ना। ये सब ग्रुप हम बहुत सारे लिख सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। अब आप ऐसा समझो कि ये फिनॉल है और आपको कंसेप्ट मालूम है कि फिनॉल की एसिडिटी का कारण क्या है। तो आप लॉजिक ध्यान लगाना है आपको कि अगर यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप लगा है, अब ये ग्रुप कौन सा होता है। जो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है वो आप सोचिए इलेक्ट्रॉन लेता है कि इलेक्ट्रॉन देता है। तो आप जानते हो प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब हम ये बोलेंगे कि ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, और माइनस आई जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे ऐसे ग्रुप होने वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मान लीजिए हम कहते हैं ERG कोई लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो हमको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन जा किसके पास रहा है, O के पास जा रहा है। जब ये फिनॉल के O को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ पर O और H बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। जब OH बॉन्ड में अट्रैक्शन होगा तो आप सोचिए कि H+ आयन का निकलना इजी होगा कि कठिन होगा। अंडरस्टूड है, बहुत सरल है कि अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो H+ आयन निकलने की टेंडेंसी क्या होगी। आप सोचिए कि अगर यहाँ पे नेगेटिव डेंसिटी बढ़ेगी तो O और H में अट्रैक्शन बढ़ेगा और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी H+ आयन के निकलने की टेंडेंसी घटेगी, तो एसिडिटी घटेगी। यानी ERG जो होते हैं वो एसिडिटी को घटाते हैं। तो हम ये कहेंगे, हमारे पास कंसेप्ट तैयार हुआ कि एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाओगे एसिडिटी उतनी कम होती जाएगी। बाकी प्लस आई का ऑर्डर आपको मालूम है कि प्लस आई इफेक्ट में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्किल रेडिकल्स प्लस आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ जो है वो ये है।
अब यही चीज वहां अगर हम पढ़ें माइनस आई इफेक्ट विथड्रॉइंग ग्रुप में और हम ये कहें कि ये फिनॉल है और यहाँ पर कोई EWG लगा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, बहुत सरल है, समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये EWG है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है किससे? ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वहां पे पॉजिटिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब पॉजिटिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो O और H में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? बोले रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो H प्लस आयन का निकलना इजी होगा कि डिफिकल्ट? बोले इजी हो जाएगा। यानी हम ये रूल बनाएंगे कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। बस ये लॉजिक आपको डेवलप करना है, ये कोई कठिन बात नहीं है, बहुत ही सरल है। क्या? फिर से ध्यान से सुनिए कि पहली बात कि फिनॉल की एसिडिटी का कारण क्या है वो हमको मालूम हो गया है। हम जानते हैं कि फिनॉल रिजोनेंस तो करता है लेकिन रिजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं बना पाता या बहुत कम स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। इसके कारण से फिनॉल रिलेटिवली अनस्टेबल है। लेकिन जब वही फिनॉल H प्लस आयन रिलीज कर देता है आयोनाइजेशन करके, और ऐसे केस के बाद जब H प्लस आयन रिलीज हो जाता है तब फिर आप कहते हो कि वो फिनेट आयन में बदलेगा, फिनॉक्साइड आयन में बदलेगा। और जब फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में बदल जाता है तो वो फिनॉक्साइड आयन भी रिजोनेंस शो करता है, लेकिन साथ ही साथ वो फिनॉक्साइड आयन रिजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनाता है, which is generally not formed by the phenol. That is why the phenoxide ion is more stable than the phenol. That is why in presence of different alkali mediums, phenol has a strong tendency to release the H plus ion and so acidic nature by the formation of phenoxide ion. ये तो उसकी एसिडिटी का फैक्टर हुआ। अब यहाँ पर ये दो बातों को ध्यान देना होगा कि the acidity of phenol depend upon the two factors. First one is the electron releasing group. The electron releasing group are always show plus I effect. Plus I effect is generally shown by alkyl radicals. Clear बच्चों? When any electron releasing group is attached to the structure of phenol, then it releases its electron and increases the electron density at oxygen atom. And with increase of electron density on oxygen atom, the attraction between O and H in the structure of phenol or in OH bond increases. With increase in attraction between the O and H, the tendency of release of H plus ion decreases. Therefore, with the increase or with the attachment of any ERG, electron releasing group, which show plus I effect, acidity of phenol decreases continuously. Clear रहेगा आपको? Acidity of phenol decreases continuously with the ERG, electron releasing group, which show plus I effect. But when the structure of phenol, any EWG, electron withdrawing group, which show minus I effect is attached, then it accepts the electron from the oxygen atom and increases the positive charge strength on the oxygen atom. Therefore, in OH bond, the repulsion between O and H increases. With increase in repulsion between O and H in OH bond, the tendency of release of H plus ion become easier, and the group which are known as electron withdrawing group increases the tendency of release of H plus ion from the structure of phenol. That is why the group which show minus I effect or the group which are EWG, electron withdrawing group, always increases the acidity of phenol. याद रहेगा आपको? ये बहुत ही सामान्य बात है, बहुत ही असाधारण बात है। आप बस कोशिश करिए, लॉजिक को ध्यान रखिए। ओवरऑल इन ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है कि प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को डिक्रीज करता है और माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी को इंक्रीज करता है। ये कोई नई बात नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। बस ये एक्सप्लेनेशन बनना चाहिए कि प्लस आई इफेक्ट हो
और माइनस आई इफेक्ट हो तो एसिडिटी कैसे बढ़ रही है और कैसे घट रही है। क्लियर? चलिए, अब हमको अगर ये मालूम हो गया कि अलग अलग ग्रुप्स जो हैं ये प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं और उनके कारण एसिडिटी में चेंज आ रहा है, तो स्वाभाविक बात है जब फिनॉल होगा तो बच्चों वो एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो तय बात है उसमें ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन होंगी। तो इन पोजीशन के हिसाब से अगर हम बोले कि यार एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो लेट मान लो हम कोई प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप ले लेते हैं। फिनॉल में हम प्लस आई इफेक्ट का एक ग्रुप लेते हैं कि ये फिनॉल है, जनरल फिनॉल। फिनॉल में हमने लेट मान लो मेथिल ग्रुप लगा दिया है, तो ये ऑर्थोक्रिजॉल बन गया है। स्वाभाविक बात है ये मेटाक्रिजॉल है और ये पैराक्रिजॉल है। अब होता क्या है, ये तो हमको मालूम हो गया कि ये तीनों ग्रुप जो आपको दिख रहा है ये तो नॉर्मल फिनॉल है, लेकिन ये तीनों ग्रुप क्या करते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो तय बात है एल्किल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, जिससे रिलीज ऑफ प्रोटॉन डिफिकल्ट होगा तो एसिडिटी घटेगी। तो ये तो तय रहा कि ये फिनॉल इन सब से तो मोस्ट एसिडिक है, यानी पहला फैक्टर कि इनमें एसिडिटी का ऑर्डर में हम ये कहें कि फिनॉल गारंटी के साथ मोस्ट एसिडिक है। याद रहेगा आपको, मोस्ट एसिडिक इज फिनॉल। क्यों? क्योंकि बाकी के ग्रुप जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एसिडिटी को घटा रहे हैं बिकॉज दिस शो प्लस आई इफेक्ट। ओवरऑल ऑर्डर जो बनता है, इसके बाद मेटा, इसके बाद पैरा और सबसे कम एसिडिटी हमेशा ऑर्थो पोजीशन की होती है, यानी फिनॉल इज मोस्ट एसिडिक, मेटाक्रिजॉल, पैराक्रिजॉल, ऑर्थोक्रिजॉल। बेटा ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिनॉल हो, इसको हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। ऑर्थो इफेक्ट में कोई भी ग्रुप लगाओ, कोई भी ग्रुप लगाओ, ERG हो, EWG हो, ऑर्थो इफेक्ट में उसकी एसिडिटी सबसे कम ही होती है, सबसे कम होती है। इसको बहुत डिटेल में इलस्ट्रेट किया जा सकता है, बट इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन लेबोरेटरी असाइनमेंट एंड ग्राफिकल स्टडी एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मेरी तो सलाह ये है कि आप ऑर्डर को मेमोराइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आना है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट करने का बहुत फायदा नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि अगर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे होंगे तो एसिडिटी को घटा रहे होंगे। अगर हम माइनस आई में ले लें कि लेट मान लो ये फिनॉल है और माइनस आई में हम एक ग्रुप ले लेते हैं, कोई नाइट्रो ग्रुप ले लेते हैं, ये OH है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर बच्चों? तो अब आपको ये तो पहले ध्यान देना है कि नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है। तो आप समझ जाते हो कि यार ये नाइट्रो ग्रुप जो होता है ये तो EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, यानी एसिडिटी को क्या करेगा, रिपल्सन बढ़ाएगा, जिससे एसिडिटी बढ़ जाएगी। यानी ये तय रहा कि ये तीनों ग्रुप जो होते हैं वो जनरल कंसेप्ट ये है कि इस नॉर्मल फिनॉल से तो ज़्यादा एसिडिक होने चाहिए। लेकिन अभी अभी मैंने कहा ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट में होता क्या है बच्चों कि अगर फिनॉल या कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड या कोई भी दूसरे एसिड ले लो एरोमेटिक, अगर ऑर्थो पोजीशन पे चाहे कोई भी ग्रुप लगा हो, ERG, EWG, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा और हमेशा एसिडिटी जो होगी वो ऑर्थो पोजीशन की मिनिमम ही होगी। तो अगर माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हैं तो ऑर्डर जो होगा ये पैरा पोजीशन का एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। ये नाइट्रोफिनॉल है तो नाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये एक्सेप्शनल कैरेक्टर शो करता है और यहाँ पर ये ऑर्थो आ जाता है, यहाँ मेटा आ जाता है और यहाँ पे सिंपल फिनॉल आ जाता है। ये तो तय है।
कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक्सेप्शनल चेंज है। जनरल फीचर ये होता है कि ऑर्थो पोजीशन जो होती है उसकी एसिडिटी सबसे कम होती है। नाइट्रो केस में अलग हो जाता है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर बढ़ता है, जिसके कारण एसिडिटी जो होती है वो मिनिमम ना होके सेकेंडरी टर्सरी नेचर में आ जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर एसिडिटी का ऑर्डर होगा पैरा, ऑर्थो, बेटा और लीस्ट तो फिनॉल होगा, क्योंकि हमको मालूम है प्लस आई बढ़ाता है और माइनस आई एसिडिटी को घटाता है। चलिए, अगर आपको ये क्लियर हो गया कि हाँ अब हमको अलग अलग अभी ग्रुप्स के हिसाब से, बाकी मैं इसको डिटेल जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहा हूँगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक में अब इसके बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल देखेंगे। तो अब आगे बढ़ें, और ये तो तय हो गया कि पूरी स्टडी से हमको ये लॉजिक मिल गया है कि प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले ERG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एसिडिटी को डिक्रीज कराते हैं और माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज कराते हैं। क्लियर बच्चों? अब आगे बात आई, कभी कभी पूछा जाता है कि अल्कोहल और फिनॉल में ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो नो डाउट आप बोलोगे फिनॉल इज मोर एसिडिक। क्यों? तो पहले ही आपको मालूम है कि भाई आप जानते हो कि अगर कंपैरिजन करें एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल तो ये फिनॉल है जिसमें कि रिजोनेंस होता है, लेकिन हम ये कहें कि लेस रिजोनेंस है। तो ये आयोनाइजेशन अगर इसका हम करा दें तो आयोनाइजेशन के बाद ये फिनॉक्साइड एनायन में बदलेगा। ये फिनॉक्साइड एनायन है और हमको मालूम है फिनॉक्साइड एनायन में भी रिजोनेंस होता है और इसमें मोर रिजोनेंस होता है और रिजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन होता है, और ये खुद चाहता है फिनॉल कि वो कैसे भी करके फिनेट आयन में बदल जाए, फिनॉक्साइड आयन में बदल जाए, कि बिकॉज फिनॉक्साइड आयन रिजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन शो करता है। अल्कोहल अगर लेंगे तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल में नो रिजोनेंस, कोई रिजोनेंस है ही, कम ज्यादा की तो बात ही नहीं, और आयोनाइजेशन हो जाएगा तो उसका जो एल्कोक्साइड एनायन बनेगा उसमें भी कोई रिजोनेंस नहीं होता, नो रिजोनेंस। तो किसी भी तरह की कोई स्टेबिलिटी फॉर्मेलिटीज होती ही नहीं है। तो आप ये बोलोगे जनरल प्रैक्टिस में कि इन अल्कोहल एंड फिनॉल आर रिलेटिवली मोर एसिडिक बिकॉज फिनॉल शो resonating stabilization as well as by ionization when it change into phenoxide anion or finate ion, then it show resonating stabilized hybrid structure. Therefore, due to resonance, phenol and finate ion are relatively more stable, and in case of alcohol there is no any possibility of resonance, but in case of alkali medium it show tendency of release of H plus ion but not act as a strong or general acid. Alcohols are very weak acid than the phenol. ये जो जनरल फिनोमिना है जिसमें आपको ध्यान रखना है, बहुत हाई फाई ज्ञान नहीं। तो हमने कंपैरिजन किया एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। चलिए बच्चों, अब हम इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल की लें, और उसमें हम पढ़ते हैं एल्काइलेशन, यानी फिनॉल में किसी एल्काइल ग्रुप को ऐड कराना है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं एल्काइलेशन, यानी फिनॉल का एल्काइल ग्रुप ऐड कराना। तो होता क्या है बच्चों, when phenol react with the any acid chloride or any acid anhydride, then by substitution reaction it change into a product ester in which alkyl group RCO is attached. Then the process is known as alkylation. इसमें आपको एक विशेष बात ये भी ध्यान देनी है कि जब हम एसिड क्लोराइड लेते हैं तो एसिड क्लोराइड तो जनरल मीडियम पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। ये कोई बहुत स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन कभी कभी काम आ जाता है कि हाँ अगर हमने एसिड क्लोराइड लिया है तो हम यूज़ करेंगे पिरिडीन का, और अगर हमने एनहाइड्राइड ले लिया है एसिड एनहाइड्राइड तो जनरली कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ होता है।
तो एल्काइलेशन में कुछ विशेष नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद द एनी एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine or with acid anhydride in presence of concentrated H2SO4, then it form the ester as the product. ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? देखिए, हम ये कहते हैं कि ये फिनॉल, अब वर्टिकल चाहे तो बना लो, ये फिनॉल है OH और हमने ले लिया CH3COCl। यहाँ पर जनरल रिएक्शन ये होगी, क्योंकि हमको ये मालूम है कि एसिडिक नेचर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा HCl कि आप ये कह रहे हैं यहाँ पर pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा O, ये क्या है बच्चों CO और ये क्या है CH3 प्लस निकल गया HCl। ये क्या है RCOR ईस्टर। तो ये ईस्टर कौन सा है आप खुद देखिए, ये मेथिल बेंजोएट है, मेथिल बेंजोएट ईस्टर तैयार हो गया है ना। एल्किल, यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप एसिटिल ग्रुप ऐड हुआ है, इसलिए इसको नाम एल्काइलेशन पड़ गया है। क्लियर है बच्चों? इसी में अगर हम कोई एनहाइड्राइड ले लें, जैसे कि मैंने फिनॉल यूज किया है और यहाँ पर मैं CH3CO कोई एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर लेता हूँ। फिर वही बात कि अब एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर रहा हूँ तो आपको वही प्लस माइनस का खेल खेलना है। आप जानते हो ये माइनस है, ये प्लस है ना, तो ये इतना हिस्सा इस H प्लस को लेके बाहर हो जाएगा और वो अटैचमेंट करेगा और यही प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में निकल जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड और मेथिल बेंजोएट ही प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कोई दम नहीं है रिएक्शन में। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि कंसेंट्रेटेड H2SO4 का यूज किया जाता है इन केस ऑफ एनहाइड्राइड। क्लियर बच्चों? यहाँ पर रिएक्शन में इतना कठिन नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद द एनी एल्किल क्लोराइड एसिड क्लोराइड और एनी एसिड एनहाइड्राइड in presence of pyridine or in presence of concentrated H2SO4, then by substitution reaction ester is formed as the product. यहाँ पर एक विशेष चीज पे आपको ध्यान देना है, जो कि कई बार बड़े कंडीशन में ऑप्शंस को बदल दिया है और बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि ये क्या हो गया, हमने तो ईस्टर पढ़ा था और बन तो कीटोन गया। तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट करते बच्चों, थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। आपका जो प्रोडक्ट बना था मेथिल बेंजोएट, वो ये है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक हम रीअरेंजमेंट कर दे रहे हैं, फ्रीज रीअरेंजमेंट। बोलिए ये क्या होता है? देखिए एक लॉजिक डेवलप करिए आप। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में CC बॉन्ड एसोसिएशन सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। लेकिन कंपाउंड का ये नेचर होता है कि वो चाहता है कि कैसे भी CC बॉन्ड डेवलप हो जाए, तो कंपाउंड रीअरेंज करने की कोशिश करता है बॉन्ड को, जिससे कि CC बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़े। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस प्लस, ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस प्लस। इधर का प्लस इधर आ जाएगा, इधर का प्लस उधर, तो इसको इधर शिफ्ट कर दें और इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो आप देख रहे हो ये C प्लस और ये C माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड डेवलप हो रहा है? CC बॉन्ड। और यही कंपाउंड का नेचर होता है। ऐसा करने से आपको देखो प्रोडक्ट में क्या चेंज आया, ये OH हो गया, ये C के साथ आगे जुड़ गया COCH3। इतने को आप क्या कहते हो? मेथिल फेनिल कीटोन या एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन में ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा है, तो इसको आप बोलोगे ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन या मेथिल फेनिल कीटोन। आप चाहो तो इसमें 2 मॉलिक्यूल लेके ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी दोनों प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ये फ्रीज रीअरेंजमेंट क्या होता है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द एल्काइलेशन रिएक्शन व्हेन the ester is formed as the product, then the logic, the CC bond in the product is relatively more stronger than the other is used, according to which or by freeze rearrangement, by bond shifting, CC bond is formed and product is changed into aromatic ketone.
ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो आपको ये ध्यान देना होगा। जनरल प्रैक्टिस में आप आंसर ईस्टर ही बोलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फाइनल आंसर अगर ईस्टर ऑप्शन नहीं है तब फिर आपको ध्यान देना होगा कि हाँ ये भी होता है। चलिए इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो एक बड़ी सी रिएक्शन सुनने को आपको मिलेगी। वो क्या है? बोले आपने फिनॉल में भी क्या सीखा? बोले हमने फिनॉल में किसी एल्काइल ग्रुप को अटैच किया है तो उसको हमने कहा है एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल। लेकिन बच्चों अगर हम फिनॉल में बेंजोइल ग्रुप जोड़ दें तो? बोले यार एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं तो एल्काइलेशन कहलाता है, तो बेंजोइल ग्रुप जोड़ेंगे तो बेंजोइलेशन कहलाएगा। तो नेक्स्ट वन इज बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल एक नेम रिएक्शन में पहचानी जाती है एंड दिस वन इज शॉर्टेन-बॉमन रिएक्शन। शॉर्टेन-बॉमन रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना है कि बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल इज अ स्पेसिफिक रिएक्शन known as Shorten-Bowman reaction, in which all the reaction mechanisms are similar as the alkylation, but in case of benzoylation, the reactants are phenol and aromatic acid chloride or aromatic ester. जैसे अगर मैं कहूँ ये फिनॉल है और इसमें मैं एसिड क्लोराइड लूं लेकिन एरोमेटिक लूं CH3COCl, तो ये बेंजोइल ग्रुप है बेटा। ये प्लस माइनस, इधर माइनस प्लस। अब आप जानते हो प्लस माइनस को रीएसोसिएट कर दोगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा OCO। ये क्या बन गया? दिस वन इज फेनिल बेंजोएट। फेनिल बेंजोएट तो क्या कहते हो आप? बनेगा। इसके पहले जो एल्काइलेशन था उसमें मेथिल बेंजोएट बन रहा था, ठीक है। हमने कहा मेथिल बेंजोएट प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, वहाँ पे हम जान रहे हैं और इसी आधार पे यहाँ पर फेनिल बेंजोएट मिल रहा है। बहुत सरल है। अब यहीं पे आप एसिड एनहाइड्राइड का यूज़ कर लो। एसिड एनहाइड्राइड का यूज़ करोगे तो भी आपको प्रोडक्ट के रूप में यही सेम मिलेगा। तो ये है शॉर्टेन-बॉमन रिएक्शन। इसमें स्पेशल सिर्फ इतना है कि जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल, ये बाद में एनिलीन में भी आएगा, बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल और बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन इज नोन एज, तो जो बच्चे पढ़े रहते हैं वो सीधे बोलते हैं शॉर्टेन-बॉमन रिएक्शन। शॉर्टेन-बॉमन रिएक्शन इज द बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल। यहाँ पे कुछ स्पेशल रिएक्शन नहीं है, इसलिए आप बहुत टेंशन नहीं लेंगे। क्लियर बच्चों? बन जाएगा आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ें और कुछ नई केमिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान दें। तो एक टेस्ट रिएक्शन फिनॉल का है जो काफी पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आया है कि एक रीजेंट है फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो फिनॉल में फेरिक क्लोराइड का एक टेस्ट रिएक्शन है जो कि ऑब्जेक्टिव में इवन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। वो क्या है? तो इसकी कहानी ये है बच्चों कि जब फिनॉल को फेरिक क्लोराइड्स के साथ मिलाया जाता है तो इनकी आपस में रिएक्शन होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट मिलता है और जो कलर ऑफ सॉल्यूशन है वो वॉयलेट हो जाता है। तो इससे फिनॉल की प्रेजेंस पता चलती है। क्या? कि व्हेन फिनॉल इज एडेड विद द फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन देन द सॉल्यूशन इज चेंज इनटू वॉयलेट इन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक फिनॉक्साइड। इन जनरल आप कह सकते हैं फेरिक फिनॉक्साइड और इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। This test is generally used for enols. Enol यानी इनॉल का ही जनरल टेस्ट है। अब कैसे इसको हम पढ़ेंगे वो देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप सिंपल तरीके से ये भी लिख सकते हो कि ये फिनॉल है, इसके 3 मॉलिक्यूल है, ये FeCl3 है। स्वाभाविक है ये रिएक्शन हो जाएगी और आप बिना कॉम्प्लेक्स लिखे इस तरह से भी लिख सकते हैं। This one is फेरिक फिनॉक्साइड और ये वॉयलेट कलर का है। इसी चीज को कॉम्प्लेक्स तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर आपको ये बनता है
ज़्यादा बेटर है। राइटिंग में डिपेंड करता है कि कौन क्या पूछ रहा है, उसके आधार पर इसमें फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है। रिएक्शन होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है, और जैसे मैंने कहा कि फेरिक फिनॉक्साइड है, तो फेरिक है और फिर फिनॉक्साइड, तो फिनॉक्साइड आप जानते हो कि फिनॉल होता है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे 6 लगा हुआ है 3+। इस तरह से भी इसको आप लिख सकते हैं, चाहे तो और आगे पूरा लिख लीजिए 3H+ 3HCl। तो ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, आप चाहे तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे भी, क्योंकि 6 फिनॉक्साइड एनायन होंगे, लिख सकते हैं, लेकिन चॉइस आपकी है। मेरे को लगता है ज़्यादा बेटर ये है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ओरली आया है, राइटिंग में बहुत कम आया है, लेकिन अगर आता है तो आप सिंपल तरीके से लिखेंगे तो बेटर होगा। पहली बात तो ये हुई कि हाँ, ये फिनॉल फेरिक क्लोराइड के साथ ये टेस्ट रिएक्शन दिखाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डबल बॉन्ड CHOH, इसको आप क्या बोलते हो? इनॉल। इनॉल, फिनॉल इज आल्सो इनॉल। आपको ये ध्यान देना है कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज द जनरल टेस्ट ऑफ इनॉल कंपाउंड। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द इनॉलिक प्रोडक्ट, either are एलिफेटिक और आर एरोमेटिक। तो कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक रिएक्टेंट जो इनॉल नेचर का है या जिसमें इनॉल बॉन्ड है, वो फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके फेरिक प्रेसिपिटेट बनाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हर एक का कलर अलग अलग होगा। फिनॉल के साथ वॉयलेट बना है तो आप हर एक अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर दिखाएगा, लेकिन इतना डीप में कौन सा क्या कलर है इतना दिक्कत नहीं है, आपको लेना है। आप अभी सिर्फ फिनॉल के लिए याद रखेंगे। दूसरा आपको ये याद रखना है कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द इनॉलिक कंपाउंड्स। सभी इनॉलिक कंपाउंड के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है। इससे ज़्यादा टेंशन आपको लेना नहीं है और कोई फायदा भी नहीं है। अब इसी में एक ऐसी रिएक्शन है जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी है, बहुत सरल है, भी पूछी गई है, कई बार पूछी गई है, और वो है, 2 रिएक्शन ले लो। एक तो फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से, जिंक पाउडर से, और एक फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया से। ये 2 रिएक्शन बहुत छोटी है लेकिन पूछी काफ़ी गई है। तो अगर आप कोशिश करें तो इनको बहुत ही जनरल नॉलेज फॉर्म पे याद रख सकते हैं। अगर फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराई जा रही है और हीट किया जाता है, तो एक अजीब तरह का रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, और एक सिंपल सी रिएक्शन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में और निकल जाता है जिंक ऑक्साइड। बोले यार इसमें ऐसा क्या कठिन चीज है? बोले कठिन कुछ नहीं, सिर्फ आपने सुना है कि नहीं। तो जिंक डस्ट के साथ ही बेंजीन की प्रिपरेशन मेथड होती है। फिनॉल रिएक्ट विद जिंक टू फॉर्म बेंजीन एज द प्रोडक्ट। यहीं पर अगर हमने अमोनिया का यूज कर लिया तो अमोनिया की रिएक्शन में थोड़ा सा दिक्कत रहती है कि भाई अगर हमने फिनॉल का ही रिएक्शन कराना है अमोनिया, तो अमोनिया को हम ऐसे लिखते हैं, आपको मालूम ही है। यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज कर लेते हैं, लगभग 573 केल्विन टेम्परेचर होता है। ये डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये CO बॉन्ड टूट रहा है ना, दिख रहा है आपको CO बॉन्ड, और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का काम CO बॉन्ड फिजन ही है, और इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट के रूप में एनिलीन मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है, लेकिन 2 बहुत ही सरल और सिंपल रिएक्शन जो कि बहुत फ्रिक्वेंट है, खासकर राइटिंग पर्पज से 12th में। तो आप कोशिश करिए, याद रखिए कि फिनॉल रिएक्ट विद द जिंक डस्ट टू फॉर्म बेंजीन एज द प्रोडक्ट, एंड व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद द अमोनिया गैस in presence of anhydrous zinc chloride, then by CO bond fission or dehydration it change into the product aniline। याद रहेगा आपको। अब बच्चों बहुत ही सरल और सिंपल और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है। दिस वन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
तो जब बेंजीन की बात आती है तो आप तो तुरंत जान जाते हो यार अब मैं क्या पढ़ाऊंगा, बोले हेलोजिनेशन पढ़ाओगे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, यही होगा और हम जल्दी जल्दी आंसर बता देंगे। बस वही पढ़ाना है। बस बेंजीन में जब हम हैलाइड पढ़ते थे तो कैप बदल दिए, क्लोरोबेंजीन कर दिए, और क्लोरोबेंजीन में Cl क्या था, सिंगल बॉन्डेड था, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, तो दो प्रोडक्ट बनाता था, ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा में पैरा मेजर प्रोडक्ट होता था, ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट होता था। वही कॉपी पेस्ट यहाँ करना है। फिनॉल में बेंजीन के ऊपर जब फिनॉल OH आएगा, OH ये भी सिंगल बॉन्ड है, दिस वन इज आल्सो द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बाकी आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा ही है रिजोनेंस में कि फिनॉल की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से प्रूव हो जाता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये भी ऑर्थो पैरा बनाएगा, ऑर्थो और पैरा। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना है, फिनॉल नॉर्मल कंपाउंड नहीं है। फिनॉल में एसिडिक नेचर है, आयोनाइजेशन का नेचर है, H+ निकालने का नेचर है, फिनॉक्साइड एनायन बनाने का नेचर है। तो इसकी रिएक्शन में कुछ चेंजेस आते हैं, मीडियम के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं, वो आपको सीखने हैं। तो हम सीखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो ये कैसे होता है, अब याद ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम फिनॉल का पढ़ते हैं हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में आपके कोर्स में ब्रोमिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है। ब्रोमिनेशन ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन ठीक है, उसकी रिएक्शंस आपके कोर्स में है, तो ध्यान देना। अगर आप क्लोरोबेंजीन की पढ़ाई कर रहे होते हैं और आप क्लोरीनेशन कराते हैं तो आप देखते हैं ऐसा कोई विशेष नहीं है, और आप सीधे फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में क्लोरीन लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, बाईमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और आप ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव प्रोडक्ट बना देते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिनॉल में आती है, वो आपको अब सीखना है, इससे बहुत क्वेश्चन बने। फिनॉल का ब्रोमिनेशन दो कंडीशन में होता है। फर्स्ट वन इज इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट एंड सेकेंड वन इज इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में एक्वस मीडियम यूज किया जाता है, एक्वस मीडियम यानी पानी। नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप कार्बन डाइसल्फाइड का यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड एकदम नॉन पोलर कंपाउंड है। आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज कर सकते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड है। ध्यान से बात सुनिएगा, अगर हम ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल में पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर का यूज करते हैं, एक्वस मीडियम का यूज करते हैं, तो एक्वस मीडियम में क्या है, पोलैरिटी है। उसमें जब फिनॉल मिलता है तो फिनॉल का आयोनाइजेशन हो जाता है, और ये फिनॉल का आयोनाइजेशन हुआ नहीं कि फिनॉल क्या करता है, फिनॉक्साइड एनायन में बदलता है, और साथ ही साथ आयनाइजेशन होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, और हाईली रिएक्टिव नेचर का हो जाने से इसका पॉलीब्रोमिनेशन हो जाता है। पॉलीब्रोमिनेशन का मतलब ऑर्थो पैरा की सभी पोजीशन, आपको मालूम है ऑर्थो या पैरा की सभी पोजीशन का मतलब होता है 2, 4, 6। तो एक ही रिंग, एक ही मॉलिक्यूल का पॉलीब्रोमिनेशन हो जाता है, और 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर हो गया? मैंने क्या कहा कि अगर आपने फिनॉल का यूज किया है और फिनॉल में आपने ब्रोमीन की रिएक्शन करानी है, लेकिन यहाँ पर आप यूज करते हो एक्वस मीडियम, जो कि क्या है, सॉल्वेंट है, लेकिन कैसा है, पोलर नेचर का है, पोलर सॉल्वेंट। तो इस पोलर सॉल्वेंट में फिनॉल का आयोनाइजेशन हो जाने के कारण इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी और ये पॉलीब्रोमिनेशन करा देगा। पॉलीब्रोमिनेशन कराने का मतलब है कि ऑर्थो और पैरा की सभी पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल इज द प्रोडक्ट, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। तो बहुत सरल, रिएक्शन में दम नहीं है, कंसेप्ट में दम है। क्लियर रहेगा आपको क्या कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद द ब्रोमीन, phenol carry the bromination reaction in presence of polar solvent like aqueous medium. Then after the ionization in polar medium, the rate of reaction of phenol increases and it shows polybromination to form 2, 4, 6 tribromophenol as the product. But
If in this reaction any non-polar solvent like carbon disulfide or carbon tetrachloride is used, then the above phenomena not take place. तब उसका आयनाइजेशन नहीं होगा, तब वो अपनी जनरल रिएक्शन शो करेगा और ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर यही रिएक्शन हम करा रहे हैं बच्चों, फिनॉल ही ले रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ब्रोमीन की रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये सिंपल रिएक्शन होगी, इसलिए मैं इसके दो मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। ऑर्थो और पैरा पे इसकी पूंछ बाहर निकाल दो। हाइड्रोजन जब बाहर निकाल दोगे आप, तो यहाँ पे जानते हो दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं आपको। एक हो जाएगा OH Br प्लस HBr ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और दूसरा मिलेगा OH Br पैरा ब्रोमोफिनॉल। बाकी आपके जो कंसेप्ट थे ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल में, तो पैरा ब्रोमोफिनॉल इज द मेजर प्रोडक्ट। क्यों मेजर प्रोडक्ट है? तो पहले भी हमने पढ़ाया कि जो पैरा डेरिवेटिव होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उनका डाइपोल मूवमेंट जो होता है लगभग 0 होता है, पोलैरिटी बहुत कम होती है, बॉन्ड में कोई अट्रैक्शन रिपल्सन होता नहीं है, इसलिए पैरा डेरिवेटिव के मॉलिक्यूल्स यूनिट वॉल्यूम पे ज़्यादा संख्या में अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट ज़्यादा नंबर का होता है एज कंपेरिजन टू ऑर्थो डेरिवेटिव, इसलिए पैरा डेरिवेटिव मेजर यानी ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं। ये लॉजिक है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल रिएक्शन है, कंसेप्ट स्पेशल है और वो आपको पहचानना पड़ेगा। पूरे सिलेबस में सिर्फ यहीं पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए हैं फिनॉल में, इसलिए आपको ये प्रिकॉशनरी ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान देंगे तो आप फायदे में रहेंगे। क्लियर है? तो फिनॉल का ब्रोमिनेशन कराते हैं जब, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई अगर पोलर सॉल्वेंट लाइक एक्वस मीडियम यूज किया है तो एक्वस मीडियम की प्रेजेंस होगी तो हमेशा आयनाइजेशन के बाद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, पॉलीब्रोमिनेशन होगा और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल एज द प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जब यही रिएक्शन हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव रिएक्शंस होती है, ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव प्रोडक्ट मिलता है, और इस रिएक्शन में हमको ये भी मालूम है कि पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर होगा, लाइक एज द प्रीवियस कंसेप्ट्स। क्लियर बच्चों? चलिए अब हमको ये बातें मालूम हो गई हैं कि हाँ हम ब्रोमिनेशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब कराते हैं फिनॉल का तो इतनी प्रिकॉशन तो जरूर रखेंगे। चलिए इसमें हम एक और बात करते हैं और दूसरी रिएक्शन लेते हैं, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, चलिए ध्यान दीजिएगा, वैसे तो बेंजीन हो या एरोमेटिक कंपाउंड हो, जब हम नाइट्रेशन रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो हमेशा नाइट्रेटिंग मिक्सचर का यूज करते हैं, और नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज कंसंट्रेटेड HNO3 and concentrated H2SO4, where the concentrated HNO3 act as reactant and H2SO4 act as medium. But in case of phenol, these conditions are variable. यही आपको पढ़ना है, रिएक्शन में दम नहीं है, कंसेप्ट में दम है, और यहाँ पे दो नई बातें आएंगी। एक ऐसी बात जो बिल्कुल नहीं होगी और पूरे सिलेबस में यही बस, सुनिएगा बात। पहला, अगर हम नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल कराते हैं वो भी डाइल्यूट H2SO4 लेके, अगर हम डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं तब ऐसे केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल होगा लाइक एज प्रीवियस रिएक्शंस, और ये ऑर्थो और पैरा दो डेरिवेटिव बनाएगा जैसे हमने अभी बनाया। लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3 नहीं है, ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट HNO3 है। पहली बात कि अगर आपने फिनॉल में डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन करानी है तो ये सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा के बना देगा एक OHNO2 ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा OHNO2 पैरा नाइट्रोफिनॉल। दिस वन इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड दिस वन इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये तो कंसेप्ट हुआ पहला कि अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 का यूज किया है तो हम ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात हमने प्रीवियस चैप्टर में और इस चैप्टर में भी सीखा
कि पैरा डेरिवेटिव इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो डेरिवेटिव इज द माइनर प्रोडक्ट। क्या होता है पैरा डेरिवेटिव में? अभी भी समझाया कि ग्रुप अपोजिट होते हैं, उन्हें अट्रैक्शन रिपल्सन होता नहीं है, यूनिट वॉल्यूम पे ज़्यादा मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं, इसलिए पैरा डेरिवेटिव हमेशा मेजर प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पर ये ऑर्थो और पैरा में पैरा मेजर और ऑर्थो माइनर होना चाहिए, बट ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज द मेजर प्रोडक्ट not the minor product, while the para-nitrophenol is the minor product। ये पहली और अंतिम बार आप सुन रहे कि फिनॉल का नाइट्रेशन जब डाइल्यूट H2SO4 से करते हैं तो दो प्रोडक्ट करने पे हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव मिलता है। ये तो पहली इंफॉर्मेशन हुई। दूसरी जो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव मिलता है उसमें पहली बार हम देख रहे हैं कि पैरा डेरिवेटिव जो अभी तक मेजर प्रोडक्ट होता आया है वो फर्स्ट टाइम माइनर प्रोडक्ट हो गया है, और जो ऑर्थो डेरिवेटिव जो अभी तक माइनर प्रोडक्ट होता आया है वो फर्स्ट टाइम मेजर प्रोडक्ट हो गया है। अब इंपॉर्टेंट बात है ऐसा क्यों हो गया है? तो तय बात है पैरा मेजर होता था अब माइनर हो गया है, तो वो वाली लॉजिक तो अब लगेगी नहीं, एक नई लॉजिक लगेगी। याद करिए 11th में आप हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हो तो दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप के बीच में लग रहे होते हैं जनरली। ये टिपिकल एग्जांपल होता है। यहाँ पे आपको मालूम है फोन का H और यहाँ ऑक्सीजन फोन यानी FON फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो यहाँ पर होता क्या है बच्चों, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को मैं अगर ओपन करूँ ये OH एंड डबल बॉन्ड हो कोऑर्डिनेटेड हो तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसके बीच में लगता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सुनिएगा बात, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण देयर आर मैनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आर एसोसिएटेड और एग्रीगेटेड और क्लस्टर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, due to which their total number of molecules become more than the para derivative in unit volume of the crystal। तो यह जस्ट अपोजिट बात होगी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट हो जाता है नाइट्रेशन में, बिकॉज इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल द OH and nitro group are attract or attached with each other by intramolecular hydrogen bond। And due to hydrogen bond, the many number of molecules of ortho nitrophenol are aggregated, associated or clustered in unit volume of the crystal than the para nitrophenol। क्लियर बच्चों? ये पहली और दूसरी दो इंपॉर्टेंट बात हुई। तीसरी बात, अगर यही नाइट्रेशन हम करा दें फिनॉल का, लेकिन अब बदल दें डाइल्यूट HNO3 की जगह पर हम कंसंट्रेटेड HNO3 का यूज करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? अब यहाँ पर फर्क बहुत पड़ेगा। फिर वही बात कि कंसंट्रेटेड HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और पोलर मीडियम है। इसमें जब नाइट्रिक एसिड में जब हम फिनॉल को डालते हैं तब इसका वही केस होता है आयनाइजेशन और ये पॉलीब्रोमिनेशन कर देता है। तो अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया तो ये नाइट्रेशन करेगा, पॉलीनाइट्रेशन, और पॉलीनाइट्रेशन जैसे पॉलीब्रोमिनेशन हुआ है वैसे ही होगा। एंड दिस वन इज OH और इसके 246 पोजीशन पे आप नाइट्रो लगा दोगे एंड दिस वन इज 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बच्चों इसको और क्या कहते हैं, कई बार चर्चा में बात आई है, दिस वन इज पिक्रिक एसिड। एक ऐसा एसिड जो एसिडिक तो है लेकिन कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है। एसिडिक क्यों है? ड्यू टू नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि नाइट्रो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है और तीन नाइट्रो होंगे तो माइनस आई इफेक्ट स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो बस ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर नाइट्रेशन आप करा रहे हो और अगर नाइट्रेशन हो रहा है तो दो केस होंगे, डाइल्यूट HNO3 लेते हो तो ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव मिलेगा जिसमें ऑर्थो मेजर होगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर आपने कहीं पे कंसंट्रेटेड HNO3 का यूज कर लिया तो
उसके स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण वो पॉलीनाइट्रेशन करा देगा और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड जो है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। पिक्रिक एसिड एक ऐसा एसिडिक कंपाउंड है जिसमें कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर शो करता है। मुझे लगता है इसमें ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आने वाली है। आप कोशिश करिए, इसको सीखिए। इसमें कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, रिएक्शन इतनी कठिन नहीं है, थ्योरी लॉजिक ये इंपॉर्टेंट होता है और यही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब इसी में अगर मैं सल्फोनेशन कराने की बात करूं बच्चों, तो सल्फोनेशन में क्या कोई विशेष चीज होगी? बोले ना, फिनॉल का जब सल्फोनेशन कराते हैं तो हमेशा कंसंट्रेटेड H2SO4 ही लेके चलते हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 होने पे इसका सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और ये ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाता है। और ऑर्थो और पैरा में से यहाँ पैरा डेरिवेटिव मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट होता है, कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं है। कैसे? मैंने बताया है कि जब भी आप सल्फोनेशन कराते हो तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हो। तो जैसे HNO3 का आप यूज करते हो तो मैंने सिखाया HO माइनस NO2 प्लस लिखने की आदत डालो, जिससे आपको मालूम पड़े कि इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ। इसी तरह मैंने ये सिखाया कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर मिलता है आपको तो आप सल्फ्यूरिक एसिड को हमेशा इस तरह से ब्रेक करो, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OH माइनस और SO3H प्लस। दिस वन इज सल्फोनियम इलेक्ट्रोफाइल, सल्फोनियम इलेक्ट्रोफाइल। अब आप फिर वही रिएक्शन की बात करें तो ये फिनॉल है, इस पे ऑर्थो पैरा पे आप कुछ बाहर निकाल लो। सल्फ्यूरिक एसिड को आप अपनी बुद्धि के हिसाब से ऐसे लिख सकते हो, बाकी टीचर को लिए आप पूरा H2SO4 ही लिख सकते हो। आप जानते ही हो ये वाटर दो मॉलिक्यूल ले लो, अलग अलग केसेस हैं, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। फर्स्ट वन इज OH SO3H, सेकेंड वन इज OH SO3H। इसको आप क्या बोलोगे बच्चों? सल्फोनिक ग्रुप प्रेफरेंशियल ऑर्डर में आगे है, तो दिस वन इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड द सेकेंड वन इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड माइनर प्रोडक्ट होगा और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक मेजर प्रोडक्ट होगा, जैसे कि पहले के कंपाउंड्स में हुआ है, एक्सेप्ट द नाइट्रोफिनॉल। क्लियर? यहाँ पे वही लॉजिक लगने वाली है। नाइट्रोफिनॉल में एक्सेप्शनल केस है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो एक अलग केस था, उसको आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर बच्चों? तो ये आपको मालूम हो गया। दूसरी, सल्फोनेशन में या नाइट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को आप लिखते कैसे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लिखते सही हैं तो स्वाभाविक बात है उसका आंसर भी सही लिख पाएंगे। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 ही लिखेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार पानी निकला तो निकला कहाँ से, क्योंकि आपकी आदत तो हो जाएगी H2SO4 से H प्लस निकालने की, और हमेशा H प्लस थोड़ी निकलता है। H प्लस तब निकलता है जब वो रिएजेंट फॉर्म में होता है। रिएक्टेंट फॉर्म में होता है तो वो या तो OH माइनस SO3H में टूटता है, या तो वो डिहाइड्रेशन, या तो वो डाइल्यूट H2SO4 के फॉर्म पे होता है। तो कोशिश करिए H2SO4 को थोड़ा समझिए। फिर आगे बढ़ें और आगे एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन याद करिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बोले तो बहुत अच्छे से बनती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हर चैप्टर में दिक्कत तो नहीं रहती, लेकिन यहाँ फिनॉल में वो भी दिक्कत कर गई बच्चों, वो भी दिक्कत कर गई। बोले यार वो अब क्या दिक्कत कर गई? बोले कि यार फिनॉल है, फिनॉल में एक विशेष चीज पे ध्यान दीजिएगा। जैसे अल्कोहल है और ये फिनॉल है या कोई भी है, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन पेयर, हम जानते हैं ये क्या है, लुईस बेस। बाकी चैप्टर में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये हो जाता है कि जब आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं, यानी एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल कराने की कोशिश करते हैं,
और यहाँ पर आप यूज़ करते हैं, याद करिए फ्रीडल क्राफ्ट में कौन सा मीडियम यूज होता है, रीजन क्या है, एनहाइड्रस AlCl3। तो अगर आपने एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया तो AlCl3 इज द लुईस एसिड। बोले बस ये जोड़ा बन गया, एक लुईस बेस और एक लुईस एसिड दोनों आएंगे, अगर एक साथ मिल गए तो यहाँ पर इन दोनों में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। तो जब आप फिनॉल में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, देन ड्यू टू लुईस बेसिक नेचर ऑफ फिनॉल and Lewis acidic nature of AlCl3, these react with each other, not with the alkyl chloride. These react with each other to form a coordinate complex salt. तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हम तो चाह रहे थे कि यार किसी एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन कराते फिनॉल से और बढ़िया फ्रीडल क्राफ्ट को कंप्लीट कराते, लेकिन यहाँ पर हुआ गड़बड़ और यहाँ पर ये हो नहीं पा रहा है। तो अब क्या करें? बोले यार अब ये तय हो गया कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को एनहाइड्रस AlCl3 को तो हमें हटाना पड़ेगा, एनहाइड्रस AlCl3 का यूज हम नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? बोले यार रिएक्शन तो होगी लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होगी, एल्काइलेशन तो होगा लेकिन AlCl3 की प्रेजेंस में नहीं होगा। तो फिर बोले यार ये रिएक्शन जब होती है तो आपको बस वही ध्यान रखना है, बुद्धि लगानी है, ये OH ऑर्थो पैरा में पोजीशन निकाल लो हाइड्रोजन की। लेट मान लो आपको एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन कराना है, दो मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ पर AlCl3 नहीं लिखना है, AlCl3 नहीं लिखना है, कारण आपको बताया। तो क्या लिखें? बोले यहाँ पर एक सॉल्वेंट यूज किया जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये नई बात है और फिनॉल की रिएक्शन में ज़्यादातर इंफॉर्मेशन ही मिलती जा रही है। इनकी रिएक्शन हो जाएगी, बाकी फिर आपको मालूम है एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। दिस वन इज ऑर्थोक्रिजोल एंड दिस वन इज पैराक्रिजोल। Orthocrizol and paracrizol, where orthocrizol is the minor product and paracrizol is the major product। तो बच्चों मेरे को नहीं लगता कि इसमें भी बहुत दिक्कत है। यहाँ भी आपको क्या मिल रही है? एक इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है और वो इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छे से सीखना है। इन्फॉर्मेशन अलग अलग मिली। पूरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल में आपने देखा कि आपने ब्रोमिनेशन कराने की कोशिश की, तब आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यार मैं जब ब्रोमिनेशन कराता हूँ तो मेरे को ये ध्यान देना है कि पहला केस की सॉल्वेंट के हिसाब से रिएक्शन होती है, जनरल ब्रोमिनेशन नहीं होता। सॉल्वेंट अगर पोलर है लाइक एक्वस मीडियम है तो फिर मैं पॉलीब्रोमिनेशन कराता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक्वस मीडियम होने के कारण फिनॉल का आयोनाइजेशन हो जाता है और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है और वो पॉलीब्रोमिनेशन करके 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्रोडक्ट बना देता है। लेकिन यहीं पर अगर मैं किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 का यूज कर लेता हूँ तब फिर ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव प्रोडक्ट मिलते हैं। पॉलीब्रोमिनेशन नहीं होता बल्कि मोनोब्रोमिनेशन होता है और ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल एक प्रोडक्ट मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन दो इसमें हुई। फिर नाइट्रेशन में फिर इन्फॉर्मेशन तीन इन्फॉर्मेशन आपको मिली कि नाइट्रेशन में अगर आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लिया तो आप मोनो नाइट्रेशन कराएंगे और आपको ऐसे केस में ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिलेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में फर्स्ट टाइम आपने बोला कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज द मेजर प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल बिकॉज the molecule orthonitrophenol, the OH group and nitro group are associated by intramolecular hydrogen bond और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने के कारण उनमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में क्लस्टर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके कारण से एग्रीगेशन हो जाता है और यूनिट वॉल्यूम पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की संख्या ज़्यादा हो जाती है। दूसरी इंफॉर्मेशन थी। तीसरी इंफॉर्मेशन थी कि अगर आपने नाइट्रेशन में कंसंट्रेटेड HNO3 यूज किया है तो यहाँ पर फिर वही बात कि फिर कंसंट्रेटेड HNO3 के स्ट्रॉन्ग पोलर नेचर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण फिनॉल आयनाइज्ड होकर परफेक्ट रिएक्शन करके 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाता है
और 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हर जगह पूछा जाता है, नोन एज पिक्रिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, कारण 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं और तीनों माइनस आई इफेक्ट लगा के फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, तो पिक्रिक एसिड इज मच मोर एसिडिक। फिर इसमें आपने देखा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कोई विशेष चीज़ नहीं है, जनरल रिएक्शन हुई है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप फिनॉल में फ्रीडल क्राफ्ट कराने की कोशिश नहीं कर सकते। फ्रीडल क्राफ्ट कराएंगे तो घोटाला हो जाएगा। फिनॉल लुईस बेस है और एनाइट्रस AlCl3 लुईस एसिड है। दोनों एक साथ अगर मिल गए तो लुईस एसिड और लुईस बेस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स साल्ट बना देते हैं, और जब ये साल्ट तैयार हो जाता है तब फिर फ्रीडल क्राफ्ट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। इसलिए हम फिनॉल में जब एल्काइल ग्रुप जोड़ना चाहते हैं, एल्काइलेशन कराना चाहते हैं, तो हमेशा AlCl3 को छोड़ के हम HF का यूज़ करते हैं और फिर जाके रिएक्शन होके ऑर्थोक्रिजॉल और पैराक्रिजॉल प्रोडक्ट मिलता है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा कि बच्चों जब मैं बोल रहा हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर लेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफिकल्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, जो बड़ी बड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें आप सीखेंगे रीमर टीमान रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन आप सीखेंगे, इनमें मैकेनिज्म क्या होती है। आप एस्प्रिन या डिस्प्रिन बनाएंगे। आप आयोडेक्स क्या होता है, उसमें कंटेंट क्या है, मेथिल सैलिसिलेट क्या है, सैलोल क्या होता है, इनके बारे में सीखेंगे। आप फिनॉल में और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, फिनोप्थलीन क्या है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपको आगे सीखना है इसमें कपलिंग रिएक्शन फिनॉल की और एनिलीन की, ये क्या होती है। आपको और आगे बढ़ के जब इन रिएक्शंस को सीखेंगे तो पॉलीमर्स ऑफ फिनॉल, बैकेलाइट कैसे बनता है वो देखना है, नोवोलैक क्या होता है, फिनॉल से ये सब कैसे बनता है वो हमको सीखना होगा। और बहुत सारे टेस्ट रिएक्शन फिनॉल की, उसमें भी खास रिएक्शन क्या होती है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।